जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। क्या आपको ये लगता है कि हमास के ऊपर अब इज़राइल के हमले कम हो गए हैं? क्या आपको लगता है कि इज़राइल अब गाज़ा पट्टी में हमला नहीं करेगा? बहरहाल ऐसा नहीं लगता और इज़राइल ज़रूर किसी न किसी रूप में गाज़ा पट्टी पर हमला करेगा। लेकिन मेरे को ये डाउट इसलिए हुआ कि जो बाइडेन जब अमेरिका पहुँचे इज़राइल के दौरे के बाद, तो उन्होंने वहाँ से एक मैसेज दिया इज़राइल को कि आप तैश में आकर कोई डिसीजन ना लें, कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, बट उसका पूरा भाव यही है कि आप तैश में मत आइए। 9/11 के बाद हमने तैश में कार्रवाई करी और उसके नतीजे जो थे वो सारे के सारे उस तरीके से नहीं रहे जिस तरीके से वो एक्शंस किए गए थे। वो दिमाग के अंदर जो मुद्दा लेकर वो एक्शंस किए गए थे वो वैसा नहीं हुआ। अब जो बाइडेन जब इज़राइल आए थे तो अरब लोगों से भी मिलना था। अरब लोगों ने उनका बाइकआउट कर दिया। जो समिट होना था वो समिट नहीं हुआ और एक तरीके से हाफ सक्सेस को लेकर ये इज़राइल छोड़कर और वापस अमेरिका गए और वहाँ से उन्होंने ये बयान दिया। अब पिछले 24 घंटे की बात कर लें तो लेवल ऑफ बॉम्बिंग इज़राइल द्वारा लेवल ऑफ बॉम्बिंग इन गाज़ा हैज़ रिड्यूस्ड, वो कम हो गई है। उस तरीके की बमबारी कल हमें देखने को नहीं मिली। और वहीं गाज़ा की तरफ से भी हमास ने रॉकेट कल बहुत कम दागे। साथ के साथ एक डेवलपमेंट ये भी हुआ कि 2 अमरीकियों को रिहा कर दिया गया और एंथनी ब्लिंकन ने कतर की तारीफ की। ये भी अनप्रेसिडेंटेड था। तो क्या चल रहा है? इसका मतलब है कि बैकडोर डिप्लोमेसी बड़े ज़ोर शोर से है। अमेरिका को ये लगता है कि अगर अरब दुनिया उससे नाराज़ हो गई तो उसके लिए आगे आने वाले समय में बहुत खतरे पैदा हो सकते हैं। वहीं अगर बात करें दुनिया की तो रशिया लड़ाई में ग्रस्त है। अमेरिका पूरी तरह खिंचा हुआ है। अरब के अंदर अगर जंग होती है अरब वर्ल्ड में तो अमेरिका वहाँ पे खिंच जाएगा। तो एक ही मुल्क बचेगा और वो है चाइना। तो क्या चाइना की ये मास्टर स्ट्रेटजी काम कर रही है? इसके ऊपर भी हमको गौर करना चाहिए। मिडिल ईस्ट पे दोबारा जाते हैं, लेकिन पहले ये बात क्लियर कर दें कि यस, चाइना की स्ट्रेटजी काम कर रही है। चाइना ने बड़े खूबसूरत अंदाज से ताइवान और साउथ चाइना सी का प्रेशर रिड्यूस करवा लिया है अपने ऊपर और अमेरिका अभी परेशान है यूक्रेन वॉर को लेकर भी और ये मिडिल ईस्ट के अंदर स्थिति जैसे डेवलप हो रही है उसको लेकर भी। जहाँ तक इज़राइल का सवाल है, याद रहे कि ये वाली जो जंग गाज़ा के साथ होगी ये चौथी जंग होगी और पिछली 2 जंगों में इज़राइल के ऊपर प्रेशर पड़ा, पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा और उसको अपना ऑफेंसिव बीच में रोकना पड़ा। काफ़ी नुकसान भी उठाया गया और ये कहा जाता है कि इसी पॉलिटिकल प्रेशर के चलते इज़राइल ये 2 गाज़ा वाली जंगें हार गया। गाज़ा की तरफ से भी हमास की तरफ से भी बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन हुआ। उसको लगा कि वो बहुत बड़ी बार्गेनिंग खड़ी कर देगा इतने सारे इजरायलियों को का अपहरण करके। मेरे ख्याल से उसका भी मिसकैलकुलेशन बहुत ज़बरदस्त हो गया। और उधर अरब की बात करें तो मेरे एक मित्र जो लेबनान में नौकरी कर चुके हैं वो बता रहे थे मेरे को कि 70 के करीब फ़िलिस्तीनियों के रेफ्यूजी कैंप्स हैं। यूनाइटेड नेशन से बहुत पैसा आता है वहाँ पर और अमेरिका और यूरोप बहुत इमदाद देता है, लेकिन अरब वर्ल्ड इमदाद नहीं देता। वो कह रहे थे कि उनका कहना था कि ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन तक ही कहानी रह जाती है और एक्चुअल ग्राउंड पर इनको फ़िलिस्तीनियों से कोई लेना देना नहीं है। और फ़िलिस्तीनी जिस हालत में रहते हैं वो बहुत ही दयनीय स्थिति के अंदर रहते हैं, बहुत ही गंदे हालात में रहते हैं।
और अरब वर्ल्ड के अंदर सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के अलावा और कोई किसी टाइप का सपोर्ट फ़िलिस्तीनियों को नहीं मिलता है। तो ये भी एक हकीकत है। तो मूल सवाल फिर ये पैदा होता है, हैविंग डिस्कस्ड व्हाटएवर, कि क्या गाज़ा के ऊपर इज़राइल हमला करेगा। मेरे को अब ये लगने लग गया है कि शायद गाज़ा के ऊपर उस तरीके से हमला ना करे। उसका कारण हॉस्टेजेस है इज़राइल के अंदर। नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी बहुत कम है, बहुत एलिगेशंस हैं नेतन्याहू के ऊपर, और उनके पास में वो मॉरल अथॉरिटी नहीं है उस तरीके की जंग लड़ने की, क्योंकि लोग भी अब सवाल पूछ रहे हैं कि दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस सर्विस, बेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम हमास ने बखूबी फेल कर दिया। बहुत सारे इजरायलियों को जान खोनी पड़ी और कितने सारे इजरायली अभी बंधक हैं। तो एक ये भी प्रेशर है, और ये भी प्रेशर है कि अगर तुम ग्राउंड ऑफेंसिव करोगे तो हमारे बच्चों का वहाँ पर क्या होगा। तो एक ये भी एक बहुत बड़ा मेजर इशू है जिसको लेकर नेतन्याहू एक असमंजस वाली स्थिति में हो सकता है कि हो। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। अमेरिका फैक्टर है, डोमेस्टिक फैक्टर है, और अरब फैक्टर है, जिसको लेकर इज़राइल को डिसीजन लेना पड़ेगा। और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, जैसे जैसे समय निकल रहा है, आप ये मान के चलिए कि जंग लड़ने की जो मन है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है। ये हमें याद रखना चाहिए कि 3.5 लाख रिजर्विस्ट इज़राइल में पहुंच गए हैं, टैंक तोपें तैनात हो गई हैं और हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं इज़राइल की चीफ़ ने ये भी कहा है कि ये जंग बहुत मुश्किल होगी, बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी होंगी, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं और हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये हुक्म आएगा कि नहीं आएगा, ये देखने वाला होगा। मेरा मकसद इस वीडियो के साथ सिर्फ इतना था कि उन सवालों को और उन इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाए जो ये संकेत देते हैं कि शायद ऑफेंसिव उस तरीके से ना हो जिस तरीके से शुरुआती दौर में बात करी जा रही थी। बहरहाल इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। शॉर्ट वीडियो फॉर संडे। एंजॉय योर संडे और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।